ओके सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज प्रिवेंशन टू रिवर्सल। जैसे डॉक्टर रवि आपकी फोटो आ गई है। ठीक है सर। अभी जैसे अब कर फोटो आ गई, बताते हैं। फोटो आ गई आपकी। ने अभी बताया, उस पे ला वापस। रवि ने इंट्रोड्यूस किया कि डायबिटीज का इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है। उसी बात को मैं आगे चलता हुआ एजेंडा में बता रहा हूँ कि डायबिटीज आज वर्ल्ड का एक ग्लोबल एपिडेमिक है। लेकिन अभी हम चूंकि कोविड पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं, इसलिए डायबिटीज के बारे में और डायबिटीज और कोविड के बारे में भी हम एंड में डिस्कशन में लेंगे। लेकिन आज डायबिटीज हिंदुस्तान के अंदर करीबन 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। लेकिन ज्यादा जो एवरेज एज, जो ज्यादा वरीसम बात यह है कि हमारे देश में एवरेज एज जिन लोगों को डायबिटीज हो रही है वो है 42.5 साल की उम्र में डायबिटीज होने की, या एवरेज लोग इस उम्र में डायबिटीज के पेशेंट हमारे देश में ज्यादा पा रहे हैं। ज्यादा परेशानी एक और है कि हमारे रूरल पॉपुलेशन में, यानी जितने लोग अर्बन एरिया में बैठे हैं उतने ही लोग लगभग रूरल एरिया के अंदर भी डायबिटीज के डायग्नोस हो रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे पैनल डिस्कशन में साथ में डॉक्टर लक्ष्मण मोहन पुरिया जो हमारे कुचामन हॉस्पिटल के हेड है, और साथ में डॉक्टर रवि मनोचा जो कुचामन से जुड़े हुए हैं, हमारे कुचामन से डॉक्टर जो आज गांधीधाम में हैं, वो भी उतने ही डायबिटीज के पेशेंट अपने डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं। डायबिटीज का इम्पैक्ट यदि आप देखते जाए तो लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग केवल डायबिटीज के कारण मर जाते हैं। लेकिन डायबिटीज प्राइमरी रीजन कई जनों के मरने का नहीं होता है, और कई लाखों लोग, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग, यानी नहीं करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोगों को डायबिटीज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उनकी डेथ के लिए, क्योंकि वो कई तरह के लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, ब्लाइंडनेस है, या इवन पैर का कटना भी है। इंडिया का जो फोकस है वो अब के तारीख में चेंज हो गया है। हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि हमारे देश के भी 60% डेथ का कारण है, इसके कारण हमारे देश को भी आज की तारीख के अंदर डायबिटीज या डायबिटीज के द्वारा इस टाइप की हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर जैसी बीमारी में तकलीफ होने के कारण हमारा भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम है। डायबिटीज आज की तारीख में क्राइसिस लेवल के ऊपर है। हमारे देश का हाईएस्ट लॉस है पोटेंशियली जो प्रोडक्टिव ईयर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज आदमी जो हमारे देश के अंदर अभी डायबिटीज के कारण ग्रसित हो जाता है, उसकी उम्र 40 से 42 साल है। तो क्या होगा, जो उसके लाइफ के प्रोडक्टिव ईयर्स है, जब वो उसको डायबिटीज हुआ 40-45 साल में, नेक्स्ट 10 से 15 साल में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना तो वो जीवन का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव ईयर्स उस समय खत्म हो जाता है। We cannot afford, हमारी अभी जो है उसके अंदर इस बीमारी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे को कोई भी हालत के अंदर इससे एक्शन लेने चाहिए ताकि हम डायबिटीज को रोक सके। बात डायबिटीज को ट्रीटमेंट की नहीं है, जैसे आज हम कोविड पैंडेमिक में बात कर रहे हैं कि हम इसको कैसे रोक सकें, उसी प्रकार में हम डायबिटीज को कैसे रोक सकें उसके बारे में हमारे को ज्यादा सोचना है। लेकिन जब रोकने की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस है, और सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है कि हमारा देश के अंदर बहुत पुअर है सेंसिटाइजेशन करना। इवन जैसे हमने कुचामन के अंदर वो डायबिटीज का सेंटर किया, लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस ये था कि गांव के अंदर लोगों को डायबिटीज नहीं हो उसके लिए सेंसिटाइज करें, न कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करें। लेकिन जब मैं कुचामन गया तो कुचामन की मानसिकता में ये था कि हमने डायबिटीज का क्लिनिक किया, यानी जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है उनका हमारे को ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस तो ये है कि डायबिटीज को रोका कैसे जाए, लोगों को अवेयर कैसे किया जाए। और ये वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट है कि जब तक हम लोगों को तकलीफ नहीं देखी जा रही है तब तक हमको ये समझ में नहीं आता कि ये सही में इतनी भयंकर बीमारी है। जैसे हम फरवरी या मार्च में जब बैठे थे तब मेरे पूरे देश के अंदर मैं खुद नेशनल टास्क फोर्स में था। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आरएसएसडीआई और हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फरवरी से इसके लिए हमारी नेशनल मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर कि क्या करना चाहिए, इतना बड़ा पैंडेमिक होने वाला है देश के अंदर। अरे गवर्नमेंट को ये बात समझने में भी 1 महीना लग गया।
जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए तब तक ऑलरेडी डिले था, लेकिन आम आदमी के दिमाग में उस समय भी यही था कि ये इतना बड़ा एपिडेमिक नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों को ये समझना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस समय इमीडिएटली कॉस्ट की इंपॉर्टेंट लगती है। उस समय ये समझ में नहीं आता कि इसका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है। और डायबिटीज की स्थिति लगभग ऐसी है, जब हम किसी को बताते हैं कि आज डायबिटीज को रोक सके और कल हम डायबिटीज के होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, हम डायबिटीज भी जा सकता है और डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशन को भी रोक सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है समझाना और बड़ा मुश्किल काम हो रहा है ये बात को आम आदमी तक पहुंचाना कि डायबिटीज को एक रोकी जा सके बीमारी है। लेकिन यदि आप ये पूरी बीमारी का रूप में जानना चाहें तो आप एक चीज मानेंगे कि इस धरती के ऊपर आदमी लगभग 5 लाख साल से हैं, और 5 लाख साल के पहले, उसके पहले मनुष्य का जीवन शायद बंदर से बीच के जीवन के अंदर दूसरे 20 लाख लग गए उसको मानव बनने में। लेकिन 50 साल के अंदर ही वो मानव जो खड़ा होके चल रहा था, जो 5 लाख साल तक पूरी धरती के ऊपर खड़ा होके चल रहा था, अपना काम खुद करता था, वो पिछले 50 साल पर इस सोफे पर बैठ गया है। और ये सोफे पर बैठना ही उसके लिए ये सबसे बड़ा कारण हो गया ये बीमारियों का उत्पन्न होना, क्योंकि भगवान ने हमारे को 2 पैर पर खड़ा होने वाला जानवर बनाया है, हमारे को ऐसा आदमी बनाया है जो अकेला ही इस पूरे एनिमल किंगडम के अंदर ऐसा है कि जो 2 पैर पर होके खड़ा हो सकता है, और उसकी रचना ऐसी की हुई है जो हम पिछले 50 साल बदल के हमारा एक जीवन एक बैठा कुछ जीवन हो गया है, पूरे समय हम बैठे रहते हैं, उस टाइप का जीवन हो गया है। और शायद ये आज सभी तरह की बीमारियों का मुख्य कारण ये हमारा जो बैठे हुआ जीवन है वो इसके पीछे कारण है। आपको आश्चर्य होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बताती है कि 80% लोगों की डायबिटीज को रोका जा सकता है, यानी डायबिटीज होने को हम रोक सकते हैं, उनको डायबिटीज नहीं हो इस टाइप की व्यवस्था है। लेकिन उसकी समझाना और उसको इतना अवेयर करना वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, एंड वी मस्ट इट। हमारे को कोई भी हालत में इस बीमारी को प्रिवेंट करना चाहिए या प्रिवेंशन करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिवेंशन इसका वाइटल इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके फल शायद हमारे को बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन साइड में देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्दी आज की तारीख में हार्ट अटैक के, किडनी फेलियर के, या आंखों की ब्लाइंडनेस के, या पैर कटे हुए के पेशेंट देख रहे हैं। और हम डायबिटीज या जो लोगों को डायबिटीज हो सकती है उन लोगों को प्रिवेंशन करने के लिए ट्राई करने की कोशिश के बजाय हम आज की तारीख में ज्यादा पेशेंट हार्ट अटैक के या किडनी फेलियर देखते हैं। हमारा पूरा सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट के खर्चे या हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस भी आप देखें तो हमारा 80% जिन लोगों को बीमारी हो चुकी है वो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट में लग रही है, जबकि हमारे को सही में खर्चा किसके ऊपर करना चाहिए? प्रिवेंशन के ऊपर करना चाहिए। हमारे को खर्चा ट्रीटमेंट में करने की जरूरत भी नहीं पड़े, ऐसा हमारे को कुछ करना चाहिए। डायबिटीज जब बीमारी होती है उसके कई सालों पहले डायबिटीज हो सकने की संभावना मिल जाती है, यानी हम डायबिटीज रोक सकते हैं, उसका हमको पता चल जाता है 10 साल पहले से या 15 साल पहले से ही कि इन आदमियों को डायबिटीज होने की संभावना है। यानी जो 40 साल का एवरेज आदमी डायबिटीज हो रहा है हमारे देश में, उसको हम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल पहले से के शरीर में डायबिटीज हो जाएगा ऐसा हम शायद पता कर सकते हैं, और वो देखना या ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी हम डायबिटीज को रोक पाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, सारी दवाइयां आने के बावजूद, इतना बढ़िया मैनेजमेंट होने के बावजूद, इतने डॉक्टर होने के बावजूद हमारे देश में आज हम 8000 डायबिटीज के डॉक्टर हैं, जिनका मैं भी करेंटली प्रेसिडेंट हूँ RSSDI का, लेकिन हमारे पास केवल 20% ही दर्दी ऐसे हैं जिनका डायबिटीज कंट्रोल है। यानी हमारे देश में जो 8 करोड़ पेशेंट जिनको डायबिटीज का पता है, उनमें से केवल 20% लोग ही कंट्रोल में हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 80 लाख लोगों का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जबकि हमारे पास इतनी बढ़िया मेडिसिन है, इतने डॉक्टर्स है, उसके बावजूद ये हालत है। और तभी नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और शायद अनदर 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने की संभावना में है। यानी आज यदि मैं पूरे देश की मात्रा 120 या 130 करोड़ निकालूं, शायद हर चौथा या पांचवा आदमी जो हमारी
20 साल की ऊपर की उम्र का है तो डायबिटीज या तो है या उसको होने की संभावना है। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे में क्या है? तो ये एक मैंने 2 स्लाइड दिखाई है, यदि आपको देख नहीं पा रहे हो तो। कुछ लोगों का माइक चालू है, यदि अभी भी वो म्यूट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये स्लाइड समझने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने स्लाइड रखी है। इसके अंदर लेफ्ट साइड है, एक यूके के डॉक्टर है और एक इंडिया के पूना के डॉक्टर है। दोनों डॉक्टर का वजन और यदि आप उनका बीएमआई देखें तो वो दोनों सेम है, 21.2। लेकिन उन दोनों का जब हमने डेक्सा स्कैन किया या एमआरआई किया तो इस डॉक्टर जुड़किन में और डॉक्टर याग्निक के अंदर फैट का परसेंटेज अलग अलग मिला। और ये फैट का परसेंटेज हमारे देश के अंदर हमारे बचपन से, हमारे बच्चों से चालू हो जाता है। यानी जब हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसका एवरेज वेट ऐसा पाया गया है 2.8 किलो है, जबकि एक यूरोपियन का बच्चे का वजन एवरेज में 3.2 किलो है। और वो जो 3.2 किलो है, का वजन 3.2 किलो है, उसके कारण शरीर के अंदर फैट का परसेंटेज कम है। और हमारे बच्चे में जो 2.8 किलो का बच्चा है उस समय पेट का ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर से दुबले पतले दिखते हैं, कई जने ऐसे लगते हैं कि मेरा वजन तो बिल्कुल बढ़िया है, एकदम नॉर्मल हो, और शायद उसके बावजूद भी उनके शरीर के अंदर फैट का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। और वो जो फैट का परसेंटेज ज्यादा है वो उनके लिए डायबिटीज होने का या हार्ट की तकलीफ होने का संभावित ज्यादा कारण है। कई जनों का पेट का भाग घेराव ज्यादा होता है, ओवरऑल शरीर का भाग कम होता है, पतले दुबले दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शरीर के अंदर फैट ज्यादा होता है। और इसको हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने, डायबिटोलॉजिस्ट ने एक नया टर्म यूज किया है, थिन फैट इंडियन। यानी वो लोग फैटी नहीं है, वो मोटे नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन है वो एक्चुअली मोटे। और इसको वर्ड को हमने यूज किया है थिन फैट इंडियन। इसका कारण क्या है मुख्य? आपने देखा होगा कि काफी जगह फिटनेस में लोग जाते हैं, लोग जिम में भी जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने देखे होंगे कि वहां पर भी जाते हुए एस्केलेटर यूज कर रहे हैं। जा रहे भाई साहब फिटनेस पर है, लेकिन अपनी सीढ़ियां यूज नहीं कर रहे। जब मैं कुचामन था 1988 के अंदर, तब हमारा टीवी इस प्रकार का होता था और आदमी ज्यादातर ऐसे होते थे। मैं जो स्कूल में जाता था, जो कॉलेज में जाता था, जो टीचर्स देखता था, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि उनका ज्यादातर लोगों का वजन पतले दुबले होते थे। और आज जब हम देख रहे हैं कि हमारा टीवी फ्लैट हो गया और हम मोटे हो गए, यानी हमने पिछले 20 साल के अंदर या 30 साल में ये प्रोग्रेस की है कि हम पतले दुबले थे और हमारा टीवी बड़ा था, और आज हमारा टीवी फ्लैट हो गया और हम ऐसे मोटे हो गए। और यही कारण है कि इवन हमारी जो फौज है या हमारे जो पुलिस फोर्स है, यदि आप उनको भी देखोगे, आप यदि उनको भी देखोगे तो उनका शरीर भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये जो इवन जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो रक्षा में लगे हुए हैं, उनका वजन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इवन ये आदमी यदि ओवरऑल मोटे भी नहीं लग रहे हैं तो आप इनका देख सकते हैं कि पेट का जो घेराव है वो बढ़ा हुआ है। और वो मुख्य रूप से कारण है हमारे को न केवल डायबिटीज होने का, हार्ट डिजीज या और इसके संबंधित बीमारी होने का। तो क्या करना चाहिए? ये हमारा नॉर्मल खुराक है, कई जने ऐसा ही खाना खाते हैं, एक रोटी। लेकिन आइडियल हमारा जो प्लेट मेथड है, जो हमारे को खाने के अंदर, जब भी आप अपना खाना पुरसें तो उसमें पहला सवाल अपने आप से ये करिए कि इस खाने के अंदर प्रोटीन कहाँ है और इस खाने के अंदर फाइबर कहाँ है। अपन लोग क्या देखते हैं, इस खाने के अंदर रोटी कहाँ है, इस खाने में घी कहाँ लगा हुआ है, और इस खाने में हमारी चटपटी चीज कहाँ है। जबकि सबसे पहला आइटम ये देखना चाहिए कि इसके अंदर प्रोटीन कहाँ पर है और इसके अंदर हमारा वेजिटेबल्स कहाँ है जो हमारा फाइबर देगा। और हम ज्यादातर खाने के अंदर, या आज के जो हमारे बच्चे हैं, या इस टाइप का जो बर्गर खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, आलू की टिक्की है, थोड़ा सा वेजिटेबल्स है, और ये जो गेहूं की बनी हुई जो डबल रोटी है, उसके सिवा उसमें कुछ नहीं है, तो वो केवल कार्बोहाइड्रेट है और ज्यादातर आइटम उसमें फैट है। सो हमारे को ये खुराक से और जो हम खा रहे थे उन दोनों के बीच में लेके ये खुराक के अंदर आने का है। और इसको हम जो प्लेट मेथड कहते हैं कि यदि हमारे को अच्छा खाना खाना है और स्वस्थ भोजन लेना है तो उसके अंदर 1/4 पोर्शन तो प्रोटीन का होना चाहिए। आधे से ज्यादा
पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो सलाद, सब्जी या फ्रूट हो। केवल 1/4 भाग ऐसा है जिसके अंदर आप रोटी डाल सकते हैं, जिसमें चावल आ सकते हैं, या आप और कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला आइटम खा सकते हैं। यानी 3/4 आइटम हमारे को खाने के अंदर ये करना, और ये हमारे को परमानेंट आदत डालनी है, ये हमारे को बचपन से आदत डालनी है। अभी कई बार क्या होता है, कई पेशेंट आते हैं और बात करते हैं तो 50 साल की उम्र में चेंज करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। या कईयों के बच्चे आते हैं, वो समझाते हैं कि साहब माँ बाबू जी को खाने का हम बड़ा कहते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तब हम उनको कहते हैं कि क्या आप मान रहे हो? आप तो 30 साल की उम्र में, आपको होने के चांस उतना ही है। क्या आपका बच्चा मान रहा है जो 5 साल का है उम्र का है, उसको भी आज से ही आपको ये खाना सिखाना है। दूसरा, हमारे को इसको समझाने का एक तरीका और भी है। हम कई जनों को कहते हैं कि आप नॉनवेज लेते हैं, तो वो कहता है नहीं साहब बिल्कुल नहीं लेते हम नॉनवेज, क्योंकि फैमिली में किसी ने नहीं खाया, ना मदर फादर ने, दादा दादी, कोई हमारे घर में तो नॉनवेज आता ही नहीं है। तो हम नॉनवेज क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में वो नहीं था, या हमारे बचपन में हमने नहीं खाया क्योंकि हमारे माताजी पिताजी ने वो नहीं खिलाया। सेम वे, यदि आप अपने बच्चों को, या वो बच्चा ये कहे कि मेरे माताजी पिताजी मेरे को फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद और प्रोटीन, स्प्राउट्स या दाल की मात्रा ज्यादा खिलाते थे और रोटी का पोर्शन इतना ही था, तो वो शायद जिंदगी भर उस बच्चे की आदत में जिंदगी भर बना जाएगा। यानी वो 40 के होंगे, 50 के होंगे, 60 के होंगे, उनको इच्छा नहीं होगी कि वो अपना कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन बनाए। और आई एम श्योर हमारे गांव में भी, कुचाउन में भी ऐसे 5-10% लोग पक्के ऐसे हैं जिनका खुराक आज भी उतना ही नियंत्रित है जितना वो बचपन से खाते आ रहे थे, और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर स्वस्थ रहे, क्योंकि उनका प्लेट मेथड बिल्कुल फिक्स है, उनका खाने का सिस्टम बिल्कुल फिक्स है, और वो बहुत जरूरी है। और ये सारी प्रॉब्लमें पिछले 50 साल से ही चालू हुई है, और पूरा इंडस्ट्री का जो रिवॉल्यूशन है वो पूरे 200 साल का है। यानी 5 लाख धरती के ऊपर आए हुए मनुष्य को केवल 200 साल के अंदर ही जिंदगी में चेंजेस हुए हैं। और उसमें भी जो पिछला 50 साल हमारा गया है, उसके कारण यदि आप 50 साल पहले का यदि डेटा देखोगे, 1970 में अहमदाबाद से ही डेटा प्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास केवल 1% लोग से भी कम डायबिटीज थे पूरे देश में, और आज हमारे देश के अंदर 15 से 20% लोगों को डायबिटीज हो गया। यानी पूरे 50 साल के अंदर हमने पूरी जो 5 लाख साल से धरती के ऊपर जो मनुष्य है उसको हमने चेंज कर दिया ओवर एन नेम से कि रिवॉल्यूशन हो गया। अब जब भी कोई बीमारी होती है नहीं, तो सबसे पहले आदमी को फीलिंग आती है डिनायल, कि ये बीमारी मेरे को नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि हमने तो 10-20 साल तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जिस दिन आ गई, चाहे किसी को हार्ट अटैक आ गया, या किसी को डायबिटीज आ गया, या किसी को ब्लड प्रेशर आ गया, या डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उसके दिमाग में पहली चीज ये आती है कि नहीं, ये बीमारी मेरे को नहीं हो सकती, मैं तो इसके कारण नहीं हो सकता। और वो कई बार तो ये भी बिलीव करते हैं कि ये कोई बड़ी गलती हो गई है, कोई रिपोर्ट्स में गलती है, या कुछ और मिस्टेक है, मेरे को और कोई डॉक्टर को दूसरे को दिखाना जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपको जब प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं तब बीमारी होने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि बीमारी होने के पहले हम क्या ऐसी चीज अपने आप को चेक करें कि जिससे हमको पता चले कि क्या हमारे शरीर में बीमारी आने की संभावना है। जैसे मैंने बताया 40 साल में एवरेज डायबिटीज है, लेकिन उससे 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले से डायबिटीज होने की संभावना है। तो पहली चीज, यदि हमारा वजन ज्यादा है, हाई बीएमआई, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी लोग अमेरिकन लोगों से कम मोटे होते हैं। यानी हमारा बीएमआई 23 के ऊपर हो, यानी बॉडी वेट इवन 23 हो। हिंदुस्तानी का एवरेज आदमी का हाइट 5 फुट 7 इंच से 8 इंच की मानते हैं। तो यदि उनका वजन 70 केजी से ऊपर है, तो 99% उनके अंदर डायबिटीज होने की संभावना खूब ज्यादा है। आइडियल वजन 60 किलो होना चाहिए। यदि वो 6 फुट तक की हाइट के बीच के हैं लोग, तो उनका वजन 70 to 75 हो सकता है। लेकिन चूंकि हम आजू बाजू सभी लोगों को ओवरवेट देखते रहते हैं, हमारे जितने भी पास पड़ोस में हैं, आई एम श्योर अभी जितने भी लोग वेबिनार में भी हैं, सभी मेरे जैसे यदि कंपेरेटिवली हाई बीएमआई के लोग हैं, तो उनको क्या लगेगा, जब वो 60 किलो या 70 किलो के हो जाएंगे, तो उनको ये लगेगा कि मैं तो पतला दुबला हूँ या मेरा वजन कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो लोग डॉक्टर लक्ष्मण मोहनपुरिया को जानते हैं, उसकी हाइट 6 फुट है और वो 65 केजी का और आइडियल वजन का आदमी है। और जो लोग श्री काबरा को जानते हैं, ये दोनों को मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों मेरे फ्रेंड है, दोनों मेरे बैचमेट है, दोनों हम साथ में पढ़े हुए तीनों जने। और आप श्री को जानते हैं, तो वो
श्री यदि वजन घटाएगा तो कई जनों को ऐसा लगेगा कि तू पतला हो गया, दुबला हो गया है। वो दुबला नहीं है, वो उसके शरीर के वजन घटाने से उनको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका बीएमआई ज्यादा है। दूसरा, कई जनों का वजन बहुत ज्यादा नहीं भी हो, लेकिन उनका पेट का घेराव ज्यादा हो, और वो पेट का घेराव जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई जनों का आपने देखा होगा, बफेलो जैसे हमारा बेल होता है, उसके पीछे एक एकदम से मोटा हो जाता है, बफेलो हम कहते हैं उसको। तो हमारा नाड़ के नीचे उधर ऊंचा हुआ भड़का हुआ भाग, उसके जो लोगों को होता है उनको भी डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने के चांस ज्यादा है। चौथी चीज, जिन लोगों को डबल चिन है, यानी जो हमारी चिन यहाँ जो गले का भाग नीचे से लटक रहा है और डबल चिन हो रही है, उनको भी डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी हम 10 साल 15 साल पहले से 40 साल के पहले हम ये लक्षण तो 20 साल पहले से पता चल जाता है। बंसी जी 1 मिनट इंटरप्ट करता हूँ। ये 40 मिनट का है, अभी टाइम पूरा हो जाए तो कंटिन्यू करना है क्या? ये 40 मिनट में ये खत्म हो जाएगा अभी, तो उसके बाद में कंटिन्यू करना है क्या? अरे नहीं होगा भैया खत्म। 40 मिनट का ही टाइम रहता है इसका जूम का। नहीं, आप 2 घंटा बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये हमारा पैकेज लिया हुआ है, इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है। ओके, सॉरी, कंटिन्यू डॉक्टर, कंटिन्यू। कंटिन्यू, ओके, सॉरी। दूसरी चीज, जिनका पेट अभी और सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम और ऐसा कर सकते हैं कि जिनका पेट का घेराव यदि उनकी हाइट से आधे से ज्यादा हो, यानी यदि मैं 172 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और मेरा पेट का घेराव यदि 86 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो मेरे को डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी मैं नॉर्मल आदमी से बजाय मेरे को 60 to 80% चांस है कि मेरे को हार्ट डिजीज या मेरे को डायबिटीज होने की संभावना है। तो ये 2 चीज बड़ी इजी है देखने के लिए। एक तो डायरेक्ट ही हमको दिख जाता है पेट का घेराव, और नहीं तो हमारे को दूसरा, यदि हमारे पूरी हाइट के अंदर यदि हमारा पेट का घेराव हाइट से आधे से ज्यादा है, तो हमारे को ज्यादा चांस है। तो आज सभी जने आप अपना पेट का घेराव, और हमारी हाइट से आधे से ज्यादा है तो हमको डायबिटीज होने की और हार्ट डिजीज। अभी कोई कहते हैं कि साहब 5-10% भी यदि मैं वजन घटाऊं तो क्या मेरे को फायदा होगा? आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग 100 किलो के हो गए हैं या 90 किलो के हो गए हैं या 80 किलो के हो गए हैं, और डॉक्टर उनको कहता है या वो अपने आप को कहते हैं कि मोटापे की रेंज में आए हैं, तो 10% भी वो अपना वजन घटा दे। यदि कोई 80 किलो के हैं और वो 70 आ जाए, यदि कोई 85 के हैं और वो 76 के आ जाए वजन, आपको आश्चर्य टोटल मोर्टालिटी यानी उनके जीवन के अंदर 20% चांस ऐसे हैं कि उनको जीवन जाने का, यानी सडन कार्डियक डेथ होने के जाते हैं। यदि उनको डायबिटीज या ओबेसिटी रिलेटेड डेथ होने के चांस है तो वो 30 से 40% कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के वैल्यू तो कम होते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट डेथ बेनिफिट है। यानी हम कोई भी वजन के जब भी पेशेंट को देखते हैं, चाहे वो डायबिटीज के साथ हैं या केवल ओबेसिटी के लिए आ रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी ध्येय होता है कि कम से कम 10% वजन का हम उनको कहते हैं कि आपको घटाना है, क्योंकि वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। और उसके साइंटिफिक पेपर्स के साथ में ये माना जाता है कि 20% टोटल मोर्टेलिटी में बेनिफिट होता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अभी चूंकि हम लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, इसलिए हम आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, जैसे साइकिलिंग है, गोल्फ खेलना है, टीटी खेलना है, टेनिस है, क्रिकेट है, लेकिन कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, इवन घर बैठ के भी फिजिकल एक्टिविटी डेली करना बहुत जरूरी है। और उसके सबसे बड़ा फायदा है हमारी हार्ट की पंपिंग और हार्ट का फंक्शन या वो इम्प्रूव होता है। लेकिन इससे भी और बहुत बढ़िया चीज होती है कि हमारे को सेंस ऑफ वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि जो 40 दिन के अंदर जितने भी लोग, मैंने को जितने फोन आए, यदि उनको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ भी प्रॉब्लम है और वो घर पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये परेशानी है। जितने भी लोगों ने सुबह व्यायाम करना चालू कर दिया, घर पर ही वॉक कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं घर वाली, या एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई रूप में सुबह और शाम मिलके, वो लोग इतने स्वस्थ है और उनको कोई भी तरह की एंजाइटी नहीं।
तो जो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, हार्ट पंपिंग तो इंप्रूव करता ही है, हार्ट का फंक्शन इंप्रूव करता ही है, फिटनेस को इंप्रूव करता है, लेकिन सबसे बड़ा एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, बहुत फीलिंग आती है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हमारे को 1000 कैलोरी जलाती है, पर मैं ये कहता हूँ कि इवन 100 कैलोरी गिनिए या 200 कैलोरी गिनिए। यदि आप एक ट्रेडमिल चलाते हो और उसके ऊपर आप 1 माइल चलते हो, 1 माइल, तो आप केवल 100 कैलोरी जलाते हो। और 100 कैलोरी अभी हम यदि पूरा एक बड़ा कप चाय फुल उसमें दूध और 2 से 3 चम्मच यदि शुगर की डाल के पीते हैं तो वो हमारे को 100 कैलोरी मिल जाती है। तो ऐसा कई बार होता है कि जब हमारे को चाय पीने की इच्छा नहीं होती तब हम 100 कैलोरी डाल लेते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है कि वो 100 कैलोरी जलाने के लिए हम 1 माइल चल नहीं पाते। इसलिए चलना और उसके सामने की तुलना ये करिए कि कितना खाने के ऊपर मेरे को कितना चलना है, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी मेरे को मिली है जिसको आज मेरे को पूर्ण रूप से यूज करनी है। कई बार ऐसा होता है पार्टी में गए या कहीं कुछ खाने का हुआ और एक आधी चीज एक्स्ट्रा खरीद गई, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको आज आपको कैसे कंज्यूम करना है विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, उसका हमारे को प्लान करने का है। अब बात आई कि यदि किसी को डायबिटीज हो गया तो क्या करना है। ये हम बात कर रहे थे डायबिटीज को हम कैसे रोकें, लेकिन उससे भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। आपने डॉक्टरों के द्वारा ऐसा ज्यादातर सुना होगा कि डायबिटीज के पेशेंट को हम ट्रीट ही करते हैं, डायबिटीज का पेशेंट क्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसी पिछले 25 साल से कॉन्स्टेंटली रिसर्च के साथ में ऐसे कई पेपर आए हुए थे। और हमने तो हमारे देश के अंदर तो आपको पता है नेचुरोपैथी में लोग जाके अपना डायबिटीज क्योर कर चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जो योगा से अपना डायबिटीज क्योर कर चुके हैं। और अब हमने 2017 में ये यूके का पेपर है, मैं आपको ऐसे अमेरिका के और भी कई पेपर दिखा रहा हूँ, इवन हमने इंडिया से भी कुछ पेपर ऐसे पब्लिश किए हैं जो ये बताते हैं कि डायबिटीज क्योर हो सकता है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि वो डायबिटीज क्योर केवल 5 से 10% लोग ही कर पाते हैं, और क्योर उन्हीं का होता है जो अपना वजन 20 से 25% घटा पाए। यानी जो लोगों का वजन 20 से 25% यदि घट जाए तो 100% डायबिटीज क्योर होने की संभावना है। और ये जो डेटा मैं बता रहा हूं आपको लेंसेट में जो पब्लिश हुआ, वो 2 साल का डेटा है। 2 साल तक 81% लोग अपना डायबिटीज 100% विदाउट एनी मेडिसिन क्योर करके बताया। जैसे ये एक बहुत बढ़िया किसी ने बात की कि जब कोई एपिडेमिक इस कारण से हुआ है कि जिसका कारण ही वजन बढ़ना था, जिसका कारण डायबिटीज हुआ, क्यों? क्योंकि हम हुए एकदम छोटे पतले 2.8 किलो के, हमारे शरीर में फैट ज्यादा था। उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर ऐसा समय आया कि जिसमें हमारा वजन और बढ़ गया। वो वजन भले कुछ मात्रा में ही बढ़ा, या हम माइग्रेट होके ऐसी जगह चले गए जहां हमारा जीवन ज्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल का हो गया बजाय वॉकिंग वाला लाइफस्टाइल के बजाय, इसलिए हमारे को वजन बढ़ गया। तो जब यदि वजन बढ़ गया और डायबिटीज आया तो उसका क्योर क्या होना चाहिए कि वापस यदि हम वजन घटा लें तो शायद हमारे को डायबिटीज चला जाए। और ये बहुत सुंदर किसी ने शब्द लिखा है कि यदि डायबिटीज का एपिडेमिक होने का कारण माइग्रेशन है, यदि उसका कारण वजन बढ़ना है, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है, देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड नॉट बी रिवर्सिबल। उसी समय प्रमाण में यदि हम उसको वापस रिवर्स करें तो हमारा डायबिटीज क्योर हो ही जाना चाहिए, और ऐसा 81% लोगों में देखा गया है। ये एक मैं लेफ्ट साइड के अंदर आपको मैप बताया है जिसके अंदर हम पूरी दुनिया का मैप देख रहे हैं। आप ये ब्लू कलर का डॉट जो देख रहे हैं जहां पर इंडिया है और उसमें ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि हमारे देश के अंदर जो एवरेज वजन है वो लो बर्थ वेट का चाइल्ड का है। ये डार्क ब्लू के अंदर 2.8 केजी है, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भाग चाइना, नेपाल और बांग्लादेश और इवन म्यांमार तक का आया हुआ है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन के अंदर लो बर्थ वेट के चाइल्ड है। और यदि डायबिटीज का मैप देखें, डायबिटीज का मैप देखें और लो बर्थ वेट का मैप देखें तो दोनों के अंदर एक सेकंड डॉक्टर साहब, आप इसको बड़ा कर सकते हैं एक एक को आप चाहे तो दिखाने के लिए सबको। हाँ, तो ये आप देखो कि डायबिटीज का मैप और यदि मैं लो बर्थ वेट का मैप देखो, इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं कि जब वर्ल्ड मैप को जब ज्यादा संख्या में जो लोग ज्यादा है वहां पर, तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मैप किसका दिख रहा है? हिंदुस्तान का। यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा लो बर्थ वेट के चाइल्ड है, हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन के लोग हैं, और हमारे ही देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज है।
तो आप कहोगे ये तो बड़ा पैराडॉक्स हो गया। एक बाजू आप कहते हो कि हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा है, दूसरी बाजू आप ये बता रहे हो कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा डायबिटीज का प्रमाण भी हमारे देश में ज्यादा है। तो ये दोनों का आपस में समीकरण या इन दोनों का भी कुछ आपस में कुछ जोड़ है क्या? और ये जोड़ ऐसा है कि जिस जोड़ से हम डायबिटीज को संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। और हमने जो एक डायबिटीज फ्री इंडिया का एक सपना देखा हुआ है, जो तात्कालीन उस समय के प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के द्वारा हमने उसके लिए एक नेशनल एजेंडा तैयार किया था, पूरे नेशनल प्रोग्राम किया था। और 2014 से लेके हमने 5 साल तक के अंदर ऐसे कई पब्लिकेशन किए हैं जिसके अंदर हमने ये रखा था कि हमारे देश से हम डायबिटीज को 100% रूप से भी हटा सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि आज जो हो रहा है मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, यानी आज हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी बच्चियां हैं, जैसे मेरे 12 साल की या 14 साल की जो लड़की है, यदि उसका अंडर न्यूट्रिशन रहे और जब वो आज के 10 साल बाद जब वो मां बनने वाली है और वो अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि उसकी हाइट कम है, उसके शरीर में प्रोटीन कम है, जो आज उसको देने की जरूरत है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और 10 साल बाद में वो बच्ची क्या पैदा कर रही है? लो बर्थ वेट, यानी उनका जो बच्चा आ रहा है वो 2.5 किलो का या 2.25 किलो का आ रहा है। या कई जनों में क्या है कि जो आज बच्चियां हैं वो ओवर एक्सपोज्ड है, खाने में ज्यादा है तो वो मोटी हो रही है, उनको पीसीओडी हो रहा है। और वो भी 10 साल बाद के अंदर बच्चा कैसा पैदा कर रहे हैं? लो बर्थ वेट का चाइल्ड पैदा कर रहे हैं, जो बच्चे का 2.5 किलो 2.25 किलो प्रीमेच्योर बर्थ। या गायनेकोलॉजिस्ट कहता है कि अभी हमारे को इनका सिजेरियन करना पड़ेगा, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, माँ का शुगर बढ़ गया, माँ का मोटापा ज्यादा है, या माँ नॉर्मल बर्थ डिलीवरी नहीं कर सकती। तो हम मैटरनल माल न्यूट्रिशन यानी इन बच्चियों को यदि हम तैयार किया जाए, जो आज मेरी बच्चियां 10 साल की 12 साल की हमारे देश की है, यदि उनको बराबर न्यूट्रिशन मिला जाए, उनको यदि प्रोटीन की मात्रा बराबर दी जाए, उनकी एक्सरसाइज या उनकी हाइट प्रॉपर बढ़ी जाए, तो वो बच्चियां 10 साल बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनका बर्थ वेट 3.2 किलो होना चाहिए, जो एवरेज बर्थ वेट पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि 3 किलो से लेके 3.25 के बीच में यदि होगी तो शायद वो अपने जीवन काल के अंदर बच्चे नॉर्मल बर्थ वेट वाले बच्चों को, यदि वजन थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो भी उनको डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने की संभावना कम होगी। और एटलीस्ट उनको 40 साल की उम्र में तो नहीं होगी जो आज हमारे देश में हो रही है। उनको यदि डायबिटीज या हार्ट डिजीज की संभावना होगी तो वो यूके, यूएस या यूरोप जैसी स्थिति होगी जहां पर लोगों को डायबिटीज नॉर्मली 60 साल की उम्र में हो रही है और हमारे देश में वो 15 साल पहले हो रही है। तो उस चीज को हम रोक सकते हैं, इसको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहेंगे। यानी ये प्रिवेंशन से भी आगे की बात कर रहे हैं, हम आगे के जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर एक डॉक्टर ने एक उपन्यास के रूप में लिख के दी, एक नॉवल के रूप में लिख के दी, हंग्री जीन्स। यानी हम एक तृप्ति जीन थ्योरी के ऊपर से जा रहे हैं कि आज हम भूखे हैं इसलिए हमारा शरीर कंजर्व कर रहा है, फैट्स को कंजर्व कर रहा है, और जिस दिन हमको खाना खूब मिलने लगेगा तो भी उसकी कंजर्वेटिव करने की आदत नहीं जाएगी और वो और मोटा हो जाएगा। जैसे कोई आदमी शुरू से कंजूस है और जिस दिन उसके पास भगवान की दया से खूब पैसा है उसके बावजूद भी उसकी कंजूसी की आदत नहीं गई, उसी टाइप में हमारा शरीर हो गया है, उसको हम तृप्ति जीन कहते हैं। यानी हमारी जीन्स में ऐसा तृप्ति आ गया, इतना हंग्री हो गई है कि जिस समय हमारे को एनर्जी कम मिल रही थी तो वो कंजर्व कर रही थी, और जब हमारे को खूब एनर्जी मिल रही है, खूब कैलोरी खाने को मिल रही है, तो भी वो कैलोरी को कंजर्व कर रही है। और उसके कारण ये तृप्ति के कारण हमारा वजन बढ़ रहा है, थिन फैट इंडियंस हो रहे हैं और हमारे को डायबिटीज होने की संभावना नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक हमारा साइकिल है कि यदि हम बच्चियों को आज से ध्यान रखने लगे तो माल न्यूट्रिशन सभी से रोक के हम डायबिटीज या हार्ट डिजीज नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर सकें। ये हमने एक जो प्रोग्राम बनाया था पूरे देश के लिए, यंग गर्ल्स से लेके डायबिटीज फ्री इंडिया का प्लान था 5 साल तक के लिए। पूरे देश के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने प्रोग्राम किया था। स्कूल के अंदर हमने एक प्रोग्राम चालू किया था किड्स के रूप में, नोइंग डायबिटीज इन स्कूल, और उसके अंदर हमने मोर देन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बच्चों के लिए
with the help of Public Health Foundation of India, ICMR एंड हमारी डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा हम एक करोड़ बच्चों के पहुंचाया ताकि लोगों का वजन कैसे घट सके और उन बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मिले और उनके खानों के अंदर 25% कम से कम प्रोटीन की मात्रा हो और उन बच्चों को डेली 1 घंटा मिनिमम खेलने को मिले। सो वो हमारा 2030 का डायबिटीज फ्री इंडिया का प्लान था। इसके साथ के अंदर मैं आज की बात ये जो शेयरिंग करने की है हमारी स्लाइड, उसके साथ ये मैं बंद करता हूं। लेकिन हम इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आंसर या जिसको चैट बॉक्स में कोई सवाल करना हो तो वो जरूर से पूछिए ताकि हम उसका और आंसर कर सकें। इसके अलावा हमारे पास 2 और डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर पिरोहित साहब हैं जो न्यूरो सर्जन है, जो खुद पब्लिक अवेयरनेस के खूब अच्छे प्रोग्राम करते हैं, और दूसरा मैं इस समय खास याद करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर गुप्ता जो पहले हमारे कुचावन में थे और अभी भीलवाड़ा कोविड हॉस्पिटल के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैं याद करना चाहूंगा। और उसके अलावा कुचावन के सभी चिकित्सक डॉक्टर जो हमारे साथ हैं आज या नेशनल लेवल पर कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके आगे भी आपको कोई भी कुचावन के लिए सेवा लेनी हो तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम उससे और ज्यादा एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। कोई भी सवाल यदि है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो डॉक्टर साहब गोवर्धन बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हेलो हेलो आवाज आ रहा है? हेलो आवाज आ रहा है? हाँ साहब देखिए, हाँ मेरा वेट 60 किलो है, एज 70 है और मेरे को 70। अच्छा 69। हाँ बोलिए सर। और मेरे को 2002 में स्टेंट लगा था हार्ट में। यस ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वेट भी कम है, मेरा चलना फिरना कम होता है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो पैदल चलने का काम कम है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर चल सकता हूँ दिन में। पाँव में तकलीफ है, घुटनों में। सर देखो घुटनों की तकलीफ है इसलिए आपका चलना नहीं है, इसलिए क्या होता है कि कई बार हम ये मानते हैं कि जब घुटनों में तकलीफ है तो हम वॉक नहीं कर सकते, लेकिन अपर लिम्ब की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सुबह शाम करता हूँ, सुबह शाम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। सुनिए मेरी बात पूरी, आप एक बार जो सवाल करें उसको सुन लीजिए। 2 घंटे के लिए यदि आप अपना समय दे सके तो बड़ा अच्छा है। कितना 4 की होती है? नहीं, हेलो कितना आवाज नहीं आ रहा है? हेलो कितना आप सुन पा रहे हैं? नहीं आवाज नहीं आ रहा। हेलो कितना घंटा? कम से कम 90 मिनट्स की हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। बीच में कुछ हुए अभी आपको 4 तरह की एक्सरसाइज करनी है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं जिसको हम लंग्स के लिए करने को बोलते हैं। दूसरा हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने को बोलते हैं जिसमें हमारे पेट की और योगा यानी पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, उसको हम योगा कहते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है जो हम चल के पूरी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, उसको हम एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी है। और चौथी एक्सरसाइज है जो हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए है। इस प्रकार हम 4 प्रकार की एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। तो यदि कोई आदमी अपने घुटनों से एक्सरसाइज नहीं कर सकता क्योंकि घुटनों में दर्द है तो वो कुर्सी के ऊपर बैठ के भी योगा कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी लंग्स की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, वो अपनी पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और अपर लिम्ब की केवल ऊपर के हाथों की भी एक्सरसाइज की जा सकती है। इसलिए हमारे को कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घुटने खराब है और हम चल नहीं पाते हैं तो हम और एक्सरसाइज नहीं करें। तो मैं आपको कहूंगा कि आप और एक्सरसाइज जरूर से चालू रखें। अच्छा, और मेरा वेट तो 55 किलो है। उसका वजन बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी दवाई चालू रखिए। हार्ट की चालू है। बिल्कुल जरूरी है। अभी 2002 में अटैक आया था। एक सुनिए बात मेरी। आपको जो हार्ट की तकलीफ आई तब आपकी उम्र 60 साल से कम थी। 50 किलो 50। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। अब आप ये चीज समझिए, जिनके भी फैमिली मेंबर में 55 से कम उम्र के अंदर किसी को हार्ट की तकलीफ आई हुई हो
हाँ तो ये बहुत बड़ा फैमिली रिस्क फैक्टर है आपके दूसरे मेंबर्स के लिए। अच्छा अच्छा आपके भाई, आपकी बेटी, उनको सभी को हार्ट की तकलीफ आने की संभावना 60 से 80% है। यानी हाँ घर में यदि एक मेंबर को 60 साल से या 55 साल की उम्र से कम में हार्ट की तकलीफ आई हुई है, हाँ तो उनके घर के सभी मेंबर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको हार्ट की तकलीफ नहीं हो। अब उनको क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? नंबर 1, वो जी। भी रेगुलर एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज मैंने जो डाइट समझाई उसके बारे में करें। तीसरी चीज, यदि वो स्मोकिंग या टोबैको की हैबिट है तो उसको जरूर से बंद करें। चौथी चीज, वो अपना कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग कराएं। यदि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उनको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी लेना चाहिए। ये 4 कर सकते हैं और अपना वजन घटाने की कोशिश करें। हेलो सर। बोलिए सर। सर ऐसा है कि जैसे 3 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं नॉर्मल खाना खाता था, नॉर्मल पीता था, मतलब मीठा नहीं खाता था। अब 3 महीने में मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, बल्कि डायबिटीज नहीं है, तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वजन क्या है? वजन 62। एक दूसरी आज एक मीठा खाने के ऊपर और बताता हूँ। वैसे हम कुचामन के हैं सभी जने, और अभी सभी जने मेरे को बोलेंगे कि सबको मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन हमने मीठा खाने की बचपन से आदत हमने सबने अपनी डाली हुई है, और नहीं सर, मुश्किल काम हो रहा है। सर बहुत जरूरी एडवाइस देता हूँ जो शायद सभी के लिए जरूरी है, आगे बच्चे होने के जो होंगे उसके। जब बच्चा होता है घर में किसी के, और वो बच्चा 5-6 महीने बाद में जब माँ के दूध के बाद हम उसको ऊपर का दूध पिलाने लगते हैं, तब मेरी सभी माताओं से और सभी घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको गाय का या भैंस का जिसका भी दूध दे रहे हैं उसमें चीनी मिला के देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, उसमें चीनी मिला के देने की दूध की जरूरत नहीं है। भगवान ने चीनी नहीं दी हुई है, भगवान ने दूध दिया है। गाय के पेट से भी दूध दिया है, माँ के पेट से भी दूध दिया है, तो उसमें चीनी नहीं है। आप चीनी देके जो खिलाने की या बच्चे को जो मीठा की आदत हम हमारी उस बच्चे के 6 महीने के बच्चे में लगा देते हैं, वो उसके लिए जिंदगी भर का कारण है। इसलिए आगे से रिक्वेस्ट, क्योंकि वो 6 महीने के बच्चे को पता नहीं है, वो आपको आके मना नहीं करने वाला है। हमको हमारी बच्चियों को या जो माताएं बन रही है उनको समझाना है कि जब वो ऊपर का दूध देने लगे तो उस दूध में चीनी मिला के पिलाने की जरूरत नहीं है। वो उनको दूध फीका ही दे सकती है, उसके लिए शुगर नहीं मिला है। अभी जो बात चल रहे हैं, आपका सवाल कि आपको मीठा खाने की इच्छा ज्यादा हो रही है, ये जो हमारी इच्छा है उसको 21 डेज लगते हैं। जब भी हम कोई हमारी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हमारी आदत बदलने को कम से कम 21 दिन लगते हैं। यदि आप कल से सुबह मॉर्निंग वॉक करना चालू करेंगे, यदि अपनी 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाना चालू करेंगे, यदि हम सलाद ज्यादा लेंगे, दाल की मात्रा ज्यादा पीना चालू करेंगे, तो उसको आदत में डालने के लिए कम से कम 3 सप्ताह लगेगा। हो सकता है कई दिनों तक आपको लगे कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को गैस बन रही है, मेरे को पी नहीं पा रहा हूं, या मेरे को नहीं भा रहा है, तो आपको अपने आप पर संयम करके 2 से 3 सप्ताह तक करना ही पड़ेगा। जैसे कई जनों को ऐसा था कि मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक के बिना नहीं चलता, मेरे को तो बाहर की मिठाई के बिना नहीं चलता, मेरे को तो पिज्जा नहीं चलता, लेकिन अभी आप देखो लॉकडाउन में 40 से 45 दिन में किसी ने कोई मांग भी नहीं की, सब आराम से सबका चल रहा है। तो हमारे को यदि हम हमारे ऊपर कंट्रोल करें तो ये पॉसिबल है। नमस्ते सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं सर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। अभी आपने जितना बताया और जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ डायबिटीज के बारे में, अभी आपने जो क्योर बताया या प्रिवेंशन बताया, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज का है। बिल्कुल सर, टाइप 2 में टाइप 1 का कुछ नहीं कर सकते। टाइप 1 का तो है ही नहीं, वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, उसके अंदर लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी हाइपोथेसिस जो है वो दोनों अब पुरानी कहानियां हो गई हैं। आज की तारीख में रियल कल्प्रिट है इंसुलिन का रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हाइपर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।
तो ये जो है सर, जिसमें आपने कैलोरी का जो आपने हाइपोथेसिस बोली या आपने कोलेस्ट्रॉल का बोला, वो एक थोड़ा सा एक फिशी बात की बात हो गई। आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग उसको हटाएं। अगर हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस हट जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हालांकि मैं मेडिकल साइंस का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो समझा हूँ कि अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज है और आप उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है और वो इंसुलिन ज्यादा लेने लग जाती है। तो बॉडी खुद अपनी इंसुलिन क्रिएट करना बंद कर देती है, तो इसलिए इंसुलिन की डोज बढ़ने लग जाती है। ये मेरा एक अपना रिसर्च है या मेरी अपनी स्टडी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इंसुलिन की डोज भी बढ़ती जा रही है। हमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हटाएं, जिस तरह डायबिटीज रिवर्सल हो। जब तक हम रिवर्सल नहीं हटाएंगे तब तक वो डायबिटीज क्योर नहीं होगी। तो वो रिवर्सल हम कैसे करें? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की सर। इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसका मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको डायबिटीज हो गया उन्हीं को नहीं है, जिनका पेट बढ़ गया उनको भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिंपल है कि जब आपका वजन बिल्कुल नॉर्मल था, परफेक्ट, आप यदि आपकी हाइट के हिसाब से आप एब्सोल्युटली फाइन है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल्स एक्टिविटी बिल्कुल बराबर है और आपके पेट के भाग के अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं है, तो आप यदि एक 60 किलो के आदमी है और आपकी डाइट भी बिल्कुल रेगुलर है, तो आपका शरीर केवल 30 यूनिट इंसुलिन बना रहा है और फिर भी आपको डायबिटीज भी नहीं है और आपका इंसुलिन केवल 30 यूनिट बन रहा है। अब हमने 60 किलो के आदमी को 60 का वजन हो गया 70, 70 वाले का हो गया वजन 80, तो शरीर को वो पेनक्रियास को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके शरीर में ग्लूकोज जो बढ़ रहा है या जो वजन बढ़ रहा है या जो एक्स्ट्रा फेट उसके पेट में जा रहा है, उसके लिए उसके शरीर को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है टू कीप हिज शुगर नॉर्मल। नाउ ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन जो हमारे शरीर में बन रहा है, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन इज कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब उसका आंसर क्या होना चाहिए कि यदि मेरे को रिवर्स करना है तो मेरे को मेरा वजन घटाना है वापस, मेरे को मेरा पेट का भाग घटाना है वापस, मेरे को मेरी एक्सरसाइज करनी है, तो मेरे को जो शरीर में पेनक्रियास को एक्स्ट्रा इंसुलिन बना रहा है तब मेरे को नहीं पड़ेगी। अब आपने जो कहानी बताई है वो एक पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज का है, 10-20 साल हो गए हैं, उसके पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है, अब उस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। अब उस पेशेंट को यदि उसकी लाइफस्टाइल अभी भी सीडेंटरी है, अभी भी वो चल नहीं रहे हैं, अभी भी उनकी डाइट यदि कंट्रोल नहीं है, तो एक बाजू इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही शरीर में, दूसरी बाजू हमको इंसुलिन बाहर से भी लेना पड़ रहा है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी साइड उनका जलाना बहुत कम है क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हमको समझाने का एक ही तरीका है कि उनको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, उसके बिना हम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 20% वजन घटाने से उनके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होगा और वो शायद रिवर्सल स्टेज पर आ सकेंगे। और अभी हम ऐसे कई पेशेंट, कम से कम हमारे पास 10 से 20% ऐसे पेशेंट है जो हाईली एंथुसियास्टिक है और अपने आप पर तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हम करके बताएंगे, वो कर भी देते हैं। आपने देखा होगा कई जने नेचुरोपैथी में जाके या 2-2, 3-3 महीने का एकदम डाइट का प्लान करके और वो अपनी जिंदगी भर उसी डाइट के प्लान पर चलते हैं और अपने आप को कंप्लीट रूप से रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन कई जने नहीं कर पाते। रही बात टाइप 1 डायबिटीज की, वो डायबिटीज इंसुलिन डेफिशिएंसी है जो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून के कारण होती है। हमारा पेनक्रियास के अंदर डैमेज हो जाने के कारण इंसुलिन नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो हमारे को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। कई बार हम पेशेंट को समझाने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल यूज करते हैं कि जैसे सपोज करो किसी आदमी की इनकम 50,000 है और वो आके ये कहता है मेरे को बड़ी तकलीफ है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, 50,000 में घर नहीं चल रहा है, तब उसको समझाया क्या जाता है कि तुम तुम्हारे खर्चे कम कर दो, 50,000 में खर्चा चल जाएगा। तो इसी प्रकार में जब उसका यदि शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है तो उसको यदि वो यूज करना प्रॉपर लग जाए, यानी आप यदि एक्सरसाइज करो, डाइट को कंट्रोल करो, चीज को कंट्रोल करो, तो शायद जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन आपका शरीर है कर देगा और आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर पेशेंट इस स्तर
स्थिति में होते नहीं है, मानते नहीं है, डाइट को कंट्रोल नहीं करना चालू है। हाँ चालू है। बटून अगर बंद है तो बाहर लगे नहीं तो मैं बटून चालू करके आगे चालू जी हमारे आपने एक और छोटा सा प्रश्न था मेरा। ये एनिमल सिस्टम को देखकर मैं बोल रहा हूँ। जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोई भी बच्चे को जब 6 महीने का हो जाए, 7 महीने का हो जाए, जब वो माँ का दूध नहीं पीता, बाहर से हम दूध देते हैं, तो उसमें दूध में चीनी ना मिलाएं। मैंने इसके ऊपर ही कहीं पे स्टडी की, जैसे कोई बछड़ा होता है, वो गाय का दूध पी रहा है अपनी माँ का, एक समय आता है जब वो दूध पीना छोड़ देता है, तो क्या दूध पिलाना जरूरी है? दूध की बीमारी को दुनिया के अंदर एक वेगन का माहौल चल रहा है और वेगन डाइट का प्राइमरी पर्पस यही है कि जितने भी एनिमल्स के प्रोडक्ट है उस पर नहीं लेंगे, जितने भी प्लांट बेस्ड आइटम है वो ही खाएंगे। और वेगन आइटम खाने वालों को जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने पर, जिसमें घी भी बंद हो गया, दूध भी बंद हो गया, तो हार्ट डिजीज के अंदर बहुत कम मात्रा होती है, क्योंकि हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन चूंकि हम ये चीज रेगुलर में खा रहे हैं और हम ओवरनाइट बंद कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आम आदमियों के लिए ये कह पाना कि वेगन कर दो मुश्किल है। इसके बजाय हम हमारी शुगर की मात्रा यदि कम कर दें, व्हाइट आइटम सारे ही कम कर दें, आटा भी कम कर दें, घी भी कम कर दें और शुगर भी कम कर दें, 3 मुख्य व्हाइट आइटम है, तो हमारे को काफी कुछ बीमारियों से रोका जा सकता है, खास करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन एज वेल एज ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हेलो। मैं पूछ रही थी कि जैसे मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज थी और मेरा अभी 3rd इशू मेरा बेबी हुआ है, तो अब उस 3rd इशू में मुझे 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता था। आपकी उम्र क्या है अभी? आई एम 34। ओके, एंड आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या उम्र में हुई थी? आई वाज 26। ठीक है। उस समय मुझे डायबिटीज थी। किसको डायबिटीज? मदर फादर? मेरे फादर को है, मेरे मदर को था, मेरी मदर को भी है, ऐसे मेरे लीनेज में है डायबिटीज। इज अ प्रॉब्लम। माइन राइट नाउ इज 71। और आपकी जब प्रेगनेंसी हुई उसके पहले वजन? प्रेगनेंसी के पहले का तो नहीं, पर प्रेगनेंसी में 85 के करीब था। तो प्रेगनेंसी के पहले भी आपका थोड़ा ओवरवेट या वेट था ही ज्यादा? हाँ जी, उस समय था। मीडियम होने के एक तो फैमिली हिस्ट्री रिस्क है, दूसरा रिस्क, बड़ा रिस्क है कि हमारे को वजन ज्यादा था, तीसरी रिस्क है जितनी ज्यादा उम्र में प्रेगनेंसी हो उतनी रिस्क ज्यादा हो जाती है, यानी 30 के ऊपर की प्रेगनेंसी होने वाले को जीडीएम होने की संभावना ज्यादा है। जीडीएम आपको पता ही है कि ये ऐसा डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। प्रेगनेंसी हो जाने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद जीडीएम नहीं रहता। प्रेगनेंसी के अंदर हमारे को केवल इंसुलिन ही देना पड़ता है, क्योंकि वही एक सुरक्षित दवा है, और सब जो मेडिसिन है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारे को केवल इंसुलिन देना पड़ता है, गोली नहीं दे पाते। और शुगर को कंट्रोल इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे के शरीर के अंदर यदि गोली नुकसान हो, जबकि इंसुलिन कुदरती बना हुआ है जो हमारे शरीर में जा सकता है। बच्चे का वजन जो है उसका बर्थ वेट क्या हुआ था आपके बच्चे का अभी जिसके अंदर 2.5 किलो का था, 2.5 किलो का था। ये एक दूसरा हमारा क्या होता है कि जब हमारे घर में लो बर्थ वेट चाइल्ड होता है, यानी जितने भी बच्चे 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो या 2.25 किलो से कम के बच्चे होते हैं, तो हमारी फैमिली का या ग्रैंड पेरेंट्स का सबका ये रहता है कि बच्चा बहुत वीक है और हम उसको ओवर फीड कराने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं जब वो स्कूल में जाता है तब भी हम यही कहते हैं कि बच्चा वीक है, जब वो अर्ली एडोलेसेंस की एज में होता है तब भी उसको यही कहते हैं कि बच्चा वीक है। बजाय हम उसकी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देने के बजाय उस बच्चे की डाइट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरा प्रश्न